हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और कई जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मकसद यही है कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और जो प्रोपेगेंडा, जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया और हमारा भी गोदी मीडिया मिलकर के जो कुछ बता रहा है, उससे ज़रा हट करके भी कुछ सोचने समझने की गुंजाइश बने। आज हम एक बार फिर सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब से मिल रहे हैं, जो विदेशी पत्रकार के तौर पर भी कई मुल्कों में काम कर चुके हैं, कई जंगों को कवर कर चुके हैं और उस इलाके को भी बहुत नज़दीक से जानते हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। अभी इस वक्त की हालत यह है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करने की एक तरह से तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ जंग बंदी की कोई हल्की फुल्की बात होती है, लेकिन उसमें कहा यह जा रहा है, अमेरिका का यह कहना है कि हमास ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, जो टेम्परेरी जंग बंदी की बात हो रही थी। उधर लेबनान इजराइल बॉर्डर पर तकरीबन 1 महीना हो गया, कोई खास कामयाबी इजराइल को नहीं मिली। कुछ किलोमीटर तक, कुछ मीटर तक कुछ जगहों पर जाते हैं, लेकिन उनका जो फौजियों का नुकसान हो रहा है वो काफी बड़ी तादाद में है। अमेरिका भी इस बात को, अमेरिका के एक नुमाइंदे ने, जो हॉस्टिन, जो स्पेशल एनवॉय हैं इस इलाके के, उन्होंने तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर से इस हद तक कह दिया कि तुम एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर दो। ये इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि हिजबुल्लाह से लड़ाई है, हिजबुल्लाह से बात नहीं होगी। लेबनान में जो बेरूत में जो उनकी पसंद के कुछ सरकार में लोग हैं, उनसे कह रहे हैं कि जंगबंदी कर दो। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि जंग फैला तो दी है, अब इसे समेटना जरा मुश्किल है। आप किस तरह से देख रहे हैं हालात को? शुक्रिया। शायद आपने बताया कि नहीं बताया अपने दर्शकों को कि परसों एक अमेरिकन सोल्जर, पहला सोल्जर इस इलाके में मर गया है। कैसे मरा, एग्जैक्ट अपनी गलती से मरा या चोट लग गई थी और बाद में मरा, यह भी क्लियर नहीं है, मगर अमेरिकन फर्स्ट कैजुअलिटी, फर्स्ट बॉडी बैग हो चुका है। और अब जबकि इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है और लगता है कि शायद ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे दोबारा, फोकस आज का यही रहेगा कि अगर वो होता है, अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट्स का इस थिएटर ऑफ वॉर पर क्या असर रहेगा। अगर ट्रंप जीत जाते हैं, जिसकी आप आज न्यूज एजेंसी बात कर रही है, उनका रशिया से रिश्ता तो है, कुछ तरीके से कह सकते हैं, दूसरों को, दोनों को एक दूसरे की पहचान है। रशिया एक्सिस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ईरान का, लेबनान का, पैलेस्टीनियंस का। अगले 2 महीने में इसका गहरा असर तो होगा ही। उम्मीद है कि इससे सीज फायर आ ही जाएगा बाइडेन के जाते जाते। मतलब अगले 2 महीने तो दूर की बात है, शायद नवंबर में कुछ बात बन जाए। आपने थिएटर ऑफ वॉर में जो एक्शन हो रहे हैं उसका जिक्र किया। आपको पता है कि हर रोज गाजा से और लेबनान से इजराइल के खिलाफ 2, 4, 5, 6 अटैक्स होते रहते हैं। कहीं पे 2 सैनिकों के ऊपर, कहीं पे 1 टुकड़ी के ऊपर, कहीं पे कोई मशीन गन नेस्ट के ऊपर, कहीं पे कोई और इंटेलिजेंस यूनिट के ऊपर। तो हौसला पस्त नहीं है, इसके आसार घड़ी घड़ी गाजा में और लेबनान से मिलते रह रहे हैं। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई में 13 महीने हो चुके, उस लंबी लड़ाई में हौसले की बात हो जाती है, क्योंकि कल भी इजराइल की अटैक्स में, बॉम्बिंग में सिविलियंस मारे गए। अभी 44,000 से ज्यादा हो चुका है। और कल के अटैक में टेंट्स के ऊपर अटैक हुआ, बिल्डिंग्स के ऊपर नहीं है, सुरंगों के ऊपर नहीं है, टेंट्स पे, जहाँ पे जाहिर है कि सिर्फ रेफ्यूजी रह गए हैं वहां पर। तो इजराइल का खिसियानापन, उसकी खूंखारता
कम नहीं हुई है, ये भी बात है। एट्रिशन दोनों तरफ से दिख नहीं रहा है। इसराइल का जैसे ही असला खत्म होता है, अमेरिका फौरन ही उसको बेच देता है। दूसरी तरफ जो रह गए हैं सोल्जर्स गाजा में हमास के, उनके पास भी असले की कोई कमी नहीं है। अब बात आती है कि ईरान क्या प्लान कर रहा है। ईरान का भी डोनाल्ड ट्रंप का जो वॉर रूम है उससे कोई खास कड़वा रिलेशनशिप नहीं है जितना कि बाइडेन के जमाने में थी। तो उम्मीद है कि शायद पारा कम हो यहाँ पर भी और यूक्रेन में। ये उम्मीद है कि जो अमेरिका में हुआ उससे इस इलाके का फायदा हो। और कई लोग आज भी शुरू हो गई ये बात कहनी कि अमेरिका में जो हैरिस की हार हुई एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें इस लड़ाई का कुछ था लेना देना, क्योंकि हैरिस को बाइडेन की जो पॉलिसीज थी उसका नुकसान झेलना पड़ा। बाइडेन से अमेरिका में ना सिर्फ हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, पैलेस्टीनियन मुसलमान नाराज थे, क्योंकि काफी और भी लोग नाराज थे उससे कि बाइडेन और हैरिस लगातार हद से ज्यादा ईरान की हिमायत कर रहे हैं, इसकी इजराइल की हिमायत कर रहे हैं और बेफायदा हमास, गरीब पैलेस्टीनियंस और ईरान से बेवजह झगड़ा मोड़ ले रहे हैं। तो इसके कहना क्या गलत होगा कि इसका एक हर्जाना बाइडेन को झेलना पड़ा बुरी तरीके से, और उसकी वजह से हैरिस को भी, और शायद उसकी वजह से अमेरिका को भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रशिया से कुछ भी हो, मगर अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा चुन सकती है अमेरिका, तो उस देश के भविष्य में क्या उससे एक्सपेक्ट करें? क्या ये कानून की एक चीज माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि ईरान से बेवजह दुश्मनी ले रहे हैं। अगर इजराइल में बैठ करके देखा जाए तो ईरान इजराइल के वजूद को खत्म करने की बात करता है, और ईरान सारे उनके मुताबिक सारे प्रॉक्सीज को मदद करता है, हथियारों से भी, पैसे से भी, हर तरह से भी। तो वो तो उनकी नजर में तो ईरान बड़ा दुश्मन है ही, तो बेजरूरी गैर जरूरी दुश्मनी क्यों? यानी थोड़ा सा और इसे बताइए कि क्यों नहीं। अगर वही बात है तो हम कहते हैं नेतान्याहू से कि मॉस्को पर 2-4 रॉकेट फेंक दो। हाँ, क्योंकि मॉस्को भी काफी अरसे से, शुरू से कह सकते हैं आप, इजराइल के खिलाफ है, इजराइल के अस्तित्व के खिलाफ है, क्योंकि वो इसको अमेरिका का बेस मानता है अपने खिलाफ। जब सोवियत यूनियन था तब भी इजराइल को अमेरिका का एक बेस मान के चलता था। वो अमेरिका का यहाँ पे फिजिकली होने की जरूरत नहीं है जब तक इजराइल कायम है। तो ये तो बात है। ये फिजूल की बात यह है कि आज के जमाने में जब सबसे ज्यादा उतना ही पैर फंसाना चाहिए जितनी आपकी बेडशीट हो, उससे आगे करेंगे तो नुकसान होगा। फिर हो जाता है अमेरिका का भी और इजराइल का भी, जो उसका असला है, जो उसकी स्ट्रैटेजीज है, जो उसकी फौजें हैं, जितना वो एक्सपेंड करेंगे बेस को, आप लेबनान से भी लड़ रहे हैं, हूथी से भी लड़ रहे हैं, ईरान से भी लड़ रहे हैं, और गाजा और पैलेस्टीनियन तो है ही आपके आंगन में, इनसे आप लड़ रहे हैं। इजराइल कुछ भी आप मान लीजिए, देश तो छोटा सा है, उसकी डेप्थ नहीं है, उसको रॉकेट आर पार हो सकते हैं। अगर आप एक किनारे से रॉकेट छोड़े तो इजराइल के दूसरे किनारे पे जाकर लग जाओ, इतना छोटा देश है। तो वो अमेरिका के हौसले के ऊपर, अमेरिका के हथियारों के ऊपर अपनी शेखी बगाड़ता है। ईरान का अगर आप नक्शा भी देखें, डेप्थ ऑफ फोकस है, सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, लोगों का हौसला है, टेक्नोलॉजी है, और पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है वो तो अमेरिकन भी मान रहे हैं। अभी अमेरिका में शाह के लोग बहुत कम मिलेंगे, कोई एकेडमिक आपको मिलेगा नहीं जो कहेगा शाह का राज बहुत अच्छा था। रेवोल्यूशन के वो कितना भी करें, अमेरिका की जो तुतु हुई थी उसके नक्शे के ऊपर, उसके झंडे के ऊपर,
उसकी वजह से वो कितने भी बौखलाए हुए हों, मगर आज की तारीख में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, उनके थिंक टैंक्स में आपको शाह के हमायती कोई भी नहीं मिलेगा, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो ये जमाना बीत गया है, पूरा जमाना बीत गया है। अच्छा, आपने माफ कीजिएगा, आपने अमेरिका के इलेक्शन का जिक्र किया, मैं माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। अमेरिका के इलेक्शन का जिक्र किया आपने, ये भी कहा कि उसका असर यहाँ हो सकता है और यहाँ जंगबंदी हो सकती है, हो सकता है यूक्रेन में भी और मिडिल ईस्ट में, दोनों जगह जंगबंदी हो जाए ट्रंप के आने पर। देखिए, शुरू जब जंग हुई थी उसके बाद मुसलसल नेतन्याहू की ये कोशिश रही कि ये जंग फैले और ये जंग ईरान से डायरेक्ट हो जाए, ताकि अमेरिका बराह रास्त ऑन द ग्राउंड विद बूट्स आ जाए और दूसरे ममालिक भी आ जाएं, ताकि इजराइल की जान बच सके। अब ऐसे वक्त में जंग के बीच में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बीच में सरकार बदलती हुई नजर आ रही है। ट्रंप को नेतन्याहू का हमदर्द माना जाता है, उनका दामाद जारेड कुशनर उनका बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो ऐसी हालत में क्या ट्रंप, जो अक्सर ये कहते हैं कि मैं जंग नहीं चाहता, क्या हम दुनिया के पुलिस वाले बन गए, इस किस्म के बयानात उन्होंने अब से पहले दिए हैं जब पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे। तो क्या लगता है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो ख्वाब देखा था कि बराह रास्त अमेरिका आ जाए और मेरी जान बचा ले, ईरान से डायरेक्ट लड़ाई हो जाए ताकि ईरान को भी तबाह कर दिया जाए, क्या उस सपने पर, उस ख्वाब पर कुछ वाकयात होने का रास्ता है या इजराइल के खात्मे की तरफ रास्ता बनेगा? क्या बनेगा? देखिए, पहली बात तो आती है अमेरिका में जो यहूदी लोग हैं, खासकर जो पॉलिटिक्स में है, या खुद से या किसी के दामाद होने की वजह से या कुछ, अगर कुशनर यहूदी है तो हैरिस के पति भी यहूदी। तो ये दोनों तरफ से बात आती है, इसमें कोई दूसरा डबल सिटीजनशिप के रहते हुए, और अमेरिका में इंटरमैरिजेस इतनी है यहूदियों में और ईसाइयों में कि जब मौका पड़ता है अपने आप को ईसाई भी कह लेते हैं, जब मौका पड़ता है अपने आप को यहूदी भी कह लेते हैं। किस तरह उनके अंदर में है, किस तरह बिजनेस इंटरेस्ट है, ये सारे मिलके कुशनर बेसिकली उसके बिजनेस इंटरेस्ट है, वो ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करता। वो मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना किसी के लिए भी एक फख्र की बात हो जाती है, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, कहीं का भी। अगर इनका कोई होता जो कहता कि मैं यासर अराफात का दोस्त था, तो वो भी एक तरीके से शेख ही बगाड़ता। उसका मैं थिएटर ऑफ वॉर में, इंटरनेशनल राजनीति में कुशनर का इमीडिएट मेरे को कोई खास अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर असर पड़ता नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक तो बायलैटरल पॉलिसी है। तो हम सभी मान के चलते हैं कि अमेरिका का और उसका जो इंडस्ट्रियल और वेपन कंबाइन है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंग्लोमरेट जो है, उसका इंटरेस्ट बाई पार्टीजन है, चाहे रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है, उसकी गाड़ी चलनी चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए, उसके हथियार बिकने चाहिए, दोस्त को भी दुश्मन को भी। वो दोनों तरफ को हथियार बेचता है, हिंदुस्तान को बेचेगा, पाकिस्तान को भी बेचेगा। जहाँ पे उसको कुछ भी दो पैसे कमा सकते हैं वहां पे वो कमा सकते हैं। और लड़ाइयाँ उनकी हथियार बेचने के लिए होती है ज्यादा, क्योंकि उनको जमीनी तो कोई चाह है नहीं यूरोप में। तो कुशनर वाली बात को मैं आज की तारीख में कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो देखना है कि क्या वो या उनकी बीवी, वो इवांका क्या चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगी, व्हाइट हाउस में उनकी क्या पोस्ट रहेगी। क्योंकि पिछली बार ही कुछ उंगलियां जल गई थी, तो ट्रायल्स में कई बार आया था। तो किस हद तक वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, किस हद तक डिप्लोमेट्स के ऊपर, जनरल्स के ऊपर काम छोड़ेंगे, उनके ऊपर देखना है। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा इंटरनल कमिटमेंट्स हैं। उसकी माइग्रेशन की कमिटमेंट है, उसकी टैक्सेशन की कमिटमेंट है, उसकी इंडस्ट्रियल कमिटमेंट्स हैं। वो देखेगा या इजराइल के अटैक के ऊपर रहेगा। तो मैं आज की अगर तारीख में आप कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में उसका सबसे ज्यादा किस चीज का इम्पैक्ट है, तो वो मैं कहूँगा उसका जो रशिया के साथ सूझबूझ है, साठगांठ तो नहीं कह सकते, मगर जो उसकी समझने की शक्ति है फिजिकली पुतिन के साथ और ओवरऑल जियोपॉलिटिकल, उस पर मैं ज्यादा वजन डालूंगा, ना कि किसी और चीज पे। और अगर उसका फायदा पैलेस्टीनियंस को हो पाता है, उसका फायदा शांति के लिए हो पाता है,
उसका फायदा सीजफायर के लिए हो सकता है। तो मेरा ख्याल है व्हाइट हाउस के जो ट्रांजिशनल स्टाफ आएगा, जिसमें आधे लोग बाइडेन के होंगे और आधे लोग डोनाल्ड ट्रंप के होंगे, इनकी महफिलों में ये बात जरूर कुछ हद तक कामयाब रहेगी। अब ये सोच लीजिए कि आज के बाद और 6 जनवरी तक, नहीं 6 नहीं, क्या कहता है, 20 जनवरी तक, 20 से 22 जनवरी तक ये बाईपार्टीजन सरकार रहेगी। ट्रांजिशन की जो टीम है उसके साथ मिलकर जुल के करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ आप बाइडेन कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो अमेरिका का एक राष्ट्रपति ट्रांजिशन में एक अच्छी बात है, उसका फायदा क्या कह रहे हैं इस एरिया को मिलेगा। अच्छा, ट्रंप के बारे में 2-3 चीजें और याद दिलाती हैं। देखिए, ट्रंप की पर्सनालिटी को पढ़ना अपने आप में एक साइंस है, मैं समझता हूं, क्योंकि वो किस मिनट क्या बोल जाएगा कुछ पता नहीं है। मिसाल के तौर पर ये खुल करके ये कह देना, हमने पहली बार सुना कम से कम अमेरिकी प्रेसिडेंट से कि ये अरब हुकूमतें अगर हम चाहें 1 हफ्ता सिक्योरिटी ना दें तो सरकारें गिर जाएंगी, वगैरह वगैरह। वो इस किस्म की बातें भी उसे पॉलिटिकल साइंस में नॉन सीरियस बात कही जाती है। लेकिन दूसरी चीज, उन्होंने अभी जंग के दौरान कहा कि फिनिश देम ऑल, क्विकली फिनिश कर दो, जल्दी करो, यानी उससे यह इशारा था कि शायद सारे फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दो। दूसरे, वो इस दौर में जब से इजराइल बना, पहला प्रेसिडेंट था अमेरिका का जिसने तेल अवीव से अपनी एम्बेसी जेरूसलम शिफ्ट की। उस जेरूसलम को जहां पर फिलिस्तीनियों से वादा किया जाता रहा था कि ईस्ट जेरूसलम तुम्हारी राजधानी बनने वाला है। दूसरे, अब्राहम अकॉर्ड के तहत यूएई, बहरेन, मोरक्को, सूडान, इन मुल्कों से भी इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज कराए थे। तो अगर उस बैकग्राउंड को देखें तो क्या ये अमन की बात, फिलहाल पता नहीं क्यों मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, उसे थोड़ा सा अगर और आप बता दें तो। अमेरिका के दोनों प्रेसिडेंट्स ने पैलेस्टीनियंस को धोखा दिया है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अभी रेट्रोस्पेक्ट में आप कह रहे हैं कि 8 साल पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी शुरू की थी, क्या वो बहुत इफेक्टिवली प्रो इजराइल थी? उसने राजधानी जेरूसलम लाए, इसको बहुत ही अहम बात थी, पॉलिटिकली बहुत अहम बात थी। उसको देखते हुए ये कहना अभी भी मुश्किल है कि रात को नेतन्याहू कहाँ सोते हैं, जेरूसलम में सोते हैं या ये सोते हैं रातों रात अपने घर में तेल अवीव में। उसका 8 साल बाद क्या असर रहेगा और उसके होते हुए पॉलिसीज के ऊपर, इवन पॉलिटिकल पॉलिसीज के ऊपर क्या उस पर इम्पैक्ट रहा। आप भी अगर देखें अपनी निगाह 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल डाले तो उसका कोई खास पॉलिटिकल फायदा इजराइल को हुआ नहीं था। ना स्ट्रैटेजिक फायदा हुआ, ना इकोनॉमिक फायदा हुआ, और ना गाजा का फायदा हुआ। उसके स्टील जॉब तो ऐसी हो गई एक तरीके से, उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था वो तो खत्म ही हो गया। तो उसका कोई खास फायदा हुआ नहीं। ये जरूर कह सकते हैं कि चटपटा कल रात को ही इजरायली लोग अलेक्सा के ऊपर अटैक तो नहीं किया, मरा के बेहूदगियां की, कुछ प्रार्थनाएं की, कुछ पंगा लिया और फौज ने उनको लेने दिया, इजरायली फौज ने। तो इस तरीके की तो बात होती है, मगर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में इसका कोई फायदा हुआ हो मैं तो देख पा रहा हूँ। दूसरे, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए अरब देशों के साथ इजराइल के ताल्लुकात कुछ अच्छे हुए थे। अगर उसको भी आप एक तरीके दो तरफा बायलैटरल या बाईपार्टीजन तरीके से देखें तो अगर वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में शांति होती है, ओवरऑल हम हालांकि अरब सरकारों को हम, और खासकर मैं तो एक तरीके से नेगेटिव ही बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने पैलेस्टीन को काफी जोर से बिट्रे किया है। मगर अगर जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और लोग इजराइल से ठीक रिलेशन रखते हैं तो उसका खास नुकसान, एक्टिव नुकसान तो होता नहीं है, टैक्टिकल नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि अगर ओवरऑल शांति है तो इलाके में शांति रहेगी। अभी ये जो पिछले 7 अक्टूबर को बीता, इसकी वजह ये नहीं थी कि
अरब देश इजराइल से शांति कर रहे थे। वो गुस्सा था जो 70 साल का दबाव के कारण था, जो पिछले कितने सालों से था, जो वेस्ट बैंक में था, उसका उबाल था और उसका गार्जियंस को रामदयाल साहब, मैं उसी पर आ रहा हूं। थोड़ा सा इसको सवाल को हम अगर दूसरे एंगल से देखते हैं। देखिए, आमतौर पर जो इंटरनेशनल समझ लोगों को होती है वो शांति उसे कहते हैं कि जब कोई वार ना हो रही हो, लेकिन वो शांति 7 अक्टूबर से पहले थी उस इंटरनेशनल डेफिनेशन के तहत, जबकि दुनिया खामोश थी और फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था, जिसके नतीजे में 7 अक्टूबर को हमास को यह कार्रवाई करनी पड़ी। अच्छा, उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि गंगा में पानी बहुत बह चुका है, 1 साल 13 महीने जब जंग को हो गए और दूसरी तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो एक तरह से टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं। अमरीकी आइजनहावर और कौन कौन से बेड़े वापस जा चुके रेड सी से, और हिजबुल्ला जिस तरह की अटक कर ले रहा है, जिस तरह से हमास अब तक लड़ रहा है गाजा के अंदर, तो क्या ये जो मजबूत होती हुई ताकतें या जिनकी मजबूती अब एक्सपोज हुई हैं हथियारों समेत, क्या ये ताकतें इन बाकी अरब मुल्कों के और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल होकर के जो आर्टिफिशियल नॉर्मलसी दुनिया को दिखाने की शायद कोशिश हो सके, क्या वो कोशिश कामयाब हो पाएगी अब तक के जो हालात हमने देखे हैं? कहना मुश्किल है, मगर एक बात आपको बताता हूँ। ईरान, रशिया, चाइना, इनकी रिलेशनशिप आपस में और इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जिस तरीके से कंसोलिडेट होनी है, ये जितनी ताकत थी इनकी सोवियत यूनियन का टूटने के बाद, उससे आज बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है तीनों देश। इन तीनों की जो आपस में समझौता है, इन तीनों की इंडिविजुअल ताकतें हैं, इसका सिर्फ इजराइल पैलेस्टीन से सिर्फ लेना देना नहीं है, वो भी एक बात है, इसका यूक्रेन से भी लेना देना नहीं है। ये ओवरऑल इंटरनेशनल अफेयर में बाइपोलर सिस्टम दोबारा कायम हो गया है। ये देख के आप चलिए कि जो यूनिलैटरल अमेरिका के पास सारा राज चला गया था गोर्बाचेव के सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करने के बाद, उसका रेस्टोरेशन हो गया है। सोवियत यूनियन से रशिया तक सीमित है, मगर सोवियत यूनियन, चाइना, ईरान, और मैं नॉर्थ कोरिया को ले नहीं रहा हूँ इस पर, उसकी और भी वजह है क्योंकि थोड़ा सा ट्रुएंट स्टेट है वो, और उसका बस उसको नहीं लिया जाए तो ठीक है। मगर इन तीनों का जो कंसोलिडेशन है, उसका जो फुटप्रिंट है, उसकी जो रिपल्स हैं, वो ग्लोबल है। उसका लैटिन अमेरिका पे भी असर पड़ता है, उसका उन सारे देशों पे असर पड़ता है जो अमेरिकी थंब के नीचे, अमेरिकी हील के नीचे, बूट के नीचे तिलमिला रहे हैं। उन सारे देशों के ऊपर, फिलीपीन से लेके लैटिन अमेरिका तक, अफ्रीका तक, इन सब पे असर पड़ता है। हम लोग क्योंकि जिक्र हम सिर्फ पैलेस्टीन, इजराइल और हमारे और लेबनान की बात कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि ये देश अपने लिए तो इनका जिंदगी और मौत का सवाल है, मगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इनका बहुत अहम रोल है, और इनके जो दोस्त हैं उनका और भी अहम रोल है। उसको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अमेरिका ये जानता है, अमेरिका ये जानता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे तो टक्कर छोटी है, मगर और देशों में इन तीनों शक्तियों के साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, स्ट्रेटेजिक, ये कितनी टक्करें करता रहेगा। ये अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिस्ट है, टेक्नीशियंस है पेंटागन में, वो ये भली बातें समझते हैं, और इसको हमको भी ध्यान रखना चाहिए। तभी मैं कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद चांसेस ब्राइट हो जाते हैं कि सीज फायर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगी। हालांकि हम सब, मैं और आप, ये 13 महीने से कह रहे हैं, तो हमारी बात पर भी लोग क्यों यकीन करें। मगर ओवरऑल जिस तरीके से ये पासा पलटता है, ये शतरंज की मोहरें चलती हैं, उससे उम्मीद का एक हल्की सी झलक फिर कायम हो जाती है। अच्छा, क्या आपको अब 2 बार ईरान हमले कर चुका, वो जवाबी हमले ही कहे हैं उसने, इस बार भी होने की उम्मीद है? आपको क्या लगता है? करेगा तो कहाँ करेगा ये। अगर ईरान अटैक करता है और सिर्फ 2 हवाई जहाज खत्म हो जाते हैं या एक एयरपोर्ट खत्म हो जाता है, उससे साइकोलॉजिकली बात ज्यादा नहीं बनती। अगर
वो उनके डिफेंस मिनिस्टर को मार देता है, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर अटैक होता है, अगर कोई सिंबॉलिक चीज के ऊपर, क्योंकि जो इजराइल के अटैक्स थे वो ईरान की कोई बिल्डिंग तोड़ने के लिए नहीं थे, जनरल्स को मार रहे थे चुन चुन के। लेबनान में भी उन्होंने किया। उस तरीके से क्या रिटेलिएशन हो सकता है? ईरान के अब बंकर्स हैं वहां पे भी, कोई सड़क के ऊपर घूमता नहीं है कि उसको ड्रोन एकदम मार डाले, मगर किस तरीके का सिंबॉलिक अटैक ईरान करता है, क्योंकि वैसे तो बम फेंकेंगे, 10 बम फेंकेंगे तो 2 तो लगेंगे ही, तो किस तरीके से वो सिंबॉलिक करता है, क्या ईरान के ऊपर करता है या किसी एम्बेसी के ऊपर करता है, क्योंकि उसके ऊपर आज की तारीख में बहाने बहुत है, एम्बेसी में भी कर सकता है, आखिर इसराइल ने भी यही किया था। तो उसका टिट फॉर टैट अगर कहता है, नैले पे तेला, तो कुछ भी कर सकता है। क्या वो करेगा? मेरा ख्याल है आज की तारीख में ईरान ज्यादा मैच्योर देश है, करेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा, एडवेंचरिज्म नहीं करेगा। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट का एक बयान आया है पिछले 2 दिन में, वो बहुत ही सुलझा हुआ सा लग रहा है। उसमें ये कहा है कि अगर जंगबंदी हो जाए तो हमारे जवाब की तीव्रता, तेजी कम हो सकती है, यानी वो मॉडरेट हो सकता है। अच्छा, पिछले वाले भी जवाबी हमले में 2 महीने का उसने टाइम लिया था, और उसके बाद जो डिटेल आई थी वो ये थी कि हमें इस बीच में जो हमने इतना लेट किया वो इसलिए कि अमेरिका हमें बार बार भरोसा दे रहा था इनडायरेक्टली कि अब बस जंगबंदी होने वाली है। तो अब जंगबंदी बजाहिर होती हुई नजर नहीं आती। ईरान कह रहा है कि अब भी तुम अगर जंगबंदी कर लो, लेबनान और गाजा पे जंग बंद कर दो, तो हो सकता है हम जवाबी हमला कमजोर करें या ना करें, यानी उस किस्म के इशारे हैं। तो क्या मतलब अब ट्रंप अगर आ जाते हैं तो कोई एक ऐलान हो, उसकी वजह से अमेरिका ईरान जो है वो उस हमले को टला दे, क्या किस तरह से देख रहे हैं? जैसे हम कह रहे थे, आज 6 नवंबर से लेके 20 जनवरी तक का जो मौका है, इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका में लंगड़ी सरकार है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि सरकार नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन टीम आ चुकी है। आज शाम को ट्रांजिशन टीम का चीफ अनाउंस हो जाएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डायरेक्ट करेंगे वहां पे क्या हो रहा है। तो एक तरीके से ये जो मौका है, ये भी एक मौका है। पहले मौका ईरान ये कह रहा था कि अमेरिका की तरफ से घड़ी घड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ ना करो, पीस आ रही है, पीस आ रही है। अब अमेरिका ये कह सकता है कि ट्रांजिशन टीम है, एक मौका और दो। तो ये भी एक ग्रे एक बात आ जाती है, उस किस तरीके से वो खेलती है, कल परसों में बात और अच्छी हो जाएगी। मगर हमको दुनिया की, क्योंकि यहाँ की लड़ाई बढ़ने से सबको नुकसान है। ऑलरेडी हम हिंदुस्तान में झेल रहे हैं, तेल की कीमत और चीजों की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि रेट के ऊपर खतरा है, जहाज डर रहे हैं जाने से, और हथियार बेचने की वजह से इंटरनल अनरेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रही है हिंदुस्तान में। तो ये सब चीजों का देखते हुए शांति के लिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। जी जी जी, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने अमेरिकी इलेक्शन के रिजल्ट का यहाँ क्या असर हो सकता है मिडिल ईस्ट पर खासतौर पर, और यूक्रेन पर भी, उसको आपने बताया। और उसमें यह भी बताया कि ट्रंप और पुतिन के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद काम आ जाए अमन की बहाली के लिए। देखिए आने वाला वक्त कैसा होगा, वक्त बताएगा। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।